I don't know how they'll get translated to the audience, but I think it would be very interesting to watch a debate between Ambedkar and Gandhi. Imagine if B.R. Ambedkar and Gandhi ji were brought back to life today. मैंने ट्राई किया कि गांधी जी और B.R. आम्बेडकर की सारी किताबें, उनकी स्पीचेस AI में फीड करूं और उन दोनों AI से उनका बेस्ट वर्जन लाइफ में ला सकूं और उन दो AI मॉडल्स के बीच में डिबेट करवाई जिससे मोस्ट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन किया जा सके और एक विदाउट एनी बायसेस एक तरीके की डिबेट देखी जा सके कि अगर उस टाइम पे उन दोनों के बीच में कोई डिबेट होती, सिविल डिबेट, तो कैसी होती। Namaskar, thank you for bringing us here. It is interesting to see that people still remember us and want me and Gandhi ji to debate on our thoughts. जी बिल्कुल, सबसे पहले नमस्कार। और ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि हमारा देश उस स्तर तक पहुंच चुका है जहां अब हम इंटेलेक्चुअल डिस्कशन भी कर सकते हैं। यू नो इट रिक्वायर्स अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो क्या चल रहा है देश में। ऑफ कोर्स, मोस्ट डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। तो जब मैं इस डिबेट के बारे में प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करूं कि आपके मतभेदों के बारे में बात की जा सके। मुद्दा जैसे कि रिजर्वेशन, तो उस पर मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं। Do we still have reservation in our country? Yes sir, sadly we still have reservation and अम्बेडकर जी ओपनिंग रिमार्क्स में आई वांट टू नो कि आपका रिजर्वेशन टॉपिक के ऊपर क्या कहना है। यू कैन, दैट वुड बी ग्रेट सर। Thank you. Before I begin, let me express my astonishment at the leap in time. It seems we are discussing a topic that remains as pertinent today as it was in my era. The concept of reservation, or what we call positive discrimination, was born out of the necessity to rectify the historical injustices faced by the oppressed classes, particularly the scheduled castes and scheduled tribes. Reservation का purpose ये था कि एक ब्रिज बनाया जाए जो हमारे सोसाइटी के फ्रैक्चर्स को ठीक कर सके। बट इट सीम्स कि सोसाइटी को इस ब्रिज का अभी भी ज़रूरत है, which indicates that the goals of social equality have not yet been fully realized. That is a great opening speech. आपको थोड़ा मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट भी देना पड़ेगा एंड मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स बाद में प्रेजेंट करूंगा, बट ग्रेट ओपनिंग स्पीच सर। Okay, आई एम वेटिंग फॉर दैट। यस, एंड नाउ गांधी जी, प्लीज गिव अस योर स्टेटमेंट ऑन रिजर्वेशन एज अ टॉपिक। याद रखें कि सच्ची प्रगति हमारे द्वारा लागू की गई नीतियों से नहीं बल्कि हमारे दिलों में लाए गए बदलाव से मापी जाती है। जब हम एक दूसरे को अलग अलग जातियों के रूप में नहीं बल्कि भाई बहन के रूप में देखेंगे तभी हम अपने सपनों का भारत हासिल कर पाएंगे। जिस तरह से आपने भाषा चेंज कर दी, ये आपने लोगों को पकड़ लिया यहाँ पे। थैंक यू सो मच। अरे नहीं, मुझे हिंदी में बात करने में थोड़ी आसान लगती है। अपने विचारों को अच्छे से कह पाता हूँ हिंदी में। नो, आई एग्री, आई मोस्ट डेफिनेटली एग्री। डॉक्टर साहब, आप इनके जो विचार है उसके ऊपर अगर आप एक रिमार्क अराउंड टाइप दे सकते हैं। They are deeply embedded in our social, economic and political systems. It is not sufficient to rely on moral transformation alone. We need concrete, systemic changes to address these inequities. I believe that achieving this requires robust and enforced policies of reservation and affirmative action. We cannot afford to wait for a moral transformation that may never come. Immediate and tangible steps are necessary to ensure justice and equality for all. Thank you. रिजर्वेशन पॉलिसीज वाकई ज़रूरी कदम है, लेकिन वे एंड सॉल्यूशन नहीं है। सामाजिक समस्याओं का हल सिर्फ कानूनी उपाय से नहीं हो सकता। हमारी सोच बदलनी होगी कि एजुकेशन एक क्रूशल रोल निभाती है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का बोध करा सकता है। इंक्लूसिव एजुकेशन पर फोकस करके हम इंडिविजुअल्स को कास्ट द्वारा लगाए गए बैरियर से ऊपर उठने का सशक्त कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। डॉक्टर साहब, The idea that societal attitudes will change merely through education and voluntary reform is not only overly optimistic but dangerously naive. While your dream of a casteless
society, one I share, I firmly believe that without the firm hand of the law, it will remain just that, a dream. We need action, not just ideals. Thank you. Well, that was a response. I love where the discussion is going, and in fact, I agree with some of the points presented. Gandhiji, your response, please. However, I must assert that while legal measures like reservation are crucial, they are not sufficient on their own. कानून के साथ साथ मानसिकता बदलना भी जरूरी है. Laws can enforce behavior, but they cannot change hearts. My concept of trusteeship and moral reform is not naive, but rooted in the belief that true change comes from within. शिक्षा और सदाचार से ही व्यक्ति की सोच बदल सकती है. Without a change in mindset, the resentment and divisions caused by enforced policies may persist, undermining long-term harmony. First of all, thank you so much for the insightful remarks, both of them. You guys have actually made me think deeply about the topic. And if I give you the current scenario to give you an overview of what people today are thinking, any particular person from a Hindu or a general category like me thinks that reservation in a way is kind of like us suffering from something that our grandfather did or even didn't. What would be your counter argument to this before I go to Mahatma Gandhi on this particular statement? Please. Think of reservation as a means to level the playing field. जैसी एक दौड़ में सबको एक ही लाइन से शुरू करना चाहिए, वैसे ही समाज में सबको बराबर मौका मिलना चाहिए. It's not about giving less deserving people a chance. It's about ensuring that those who have faced systemic barriers have the opportunity to compete fairly. I urge you to see reservation not as a threat, but as a necessary measure to build a more just and equal society. बाबू, आपका क्या मानना है इस चीज़ पे? हरिजन, जिन्हें मैंने भगवान के बच्चे कहा, उन्हें हर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उठने और डिग्निटी के साथ जीने के लिए. जबकि रिजर्वेशन ज़रूरी हैं, उन्हें एक जस्ट और इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने की एक बड़ी कोशिश के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए. हमें उन्हें अपलिफ्ट करने की कोशिश करनी चाहिए जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जबकि यह सुनिश्चित करते हुए कि हम नए डिविजन्स नहीं बनाते. तभी हम एक ट्रूली यूनाइटेड और इक्वल भारत का सपना रियलाइज कर सकते हैं. धन्यवाद. इक्वल भारत के सपने की जब हम बात करते हैं तो मैं सेकेंड टॉपिक पे लाना चाहूँगा डिस्कशन के. नाउ आई वुड लाइक टू ब्रिंग यूसीसी एज अ टॉपिक अंडर द लाइट. एक ऐसा टॉपिक जो आजकल ज़्यादा सुर्खियों में रहा है, डॉक्टर आम्बेडकर. एंड अगेन स्टार्टिंग विथ यू, बिकॉज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उधर भी यूसीसी का जिक्र किया गया था. जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो ये हमारे संविधान की आत्मा है. ये वो लक्ष्य हैं जो हमें एक समाज के रूप में प्राप्त करना चाहिए. द पर्पस ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज टू इंश्योर दैट ऑल सिटीजन्स are treated equally under the law, irrespective of their religion. It is an essential step towards achieving gender justice, social equality, and national integration. During the debates, we acknowledged the diverse cultural and religious practices in India. I would like to emphasize that the implementation of a uniform civil code is not an attack on religious freedom, but a move towards safeguarding the rights of every Indian. It is about creating society where everyone is equal before the law and has the same opportunities to thrive. Great. Gandhi ji, your remark. हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, लेकिन इसके लिए हमें संवाद और सहमति का मार्ग अपनाना होगा. हमारे समाज में शिक्षा और जागरूकता का प्रचार प्रसार करना आवश्यक है. समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह हमारी सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करे और सभी समुदायों की सहमति से ही आगे बढ़े. हमें एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जहां हर धर्म और परंपरा की आवाज़ सुनी जा सके और उनका सम्मान किया जा सके. धन्यवाद. जी, हर एक धर्म और परंपरा की बात सुनी जा सकती है. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है. तो उससे मेरे को याद आता है, असदुद्दीन ओवैसी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और प्रेसिडेंट है AIMIM से कहते हैं. एंड ही बिलीव्स दैट पर्सनल
laws based on religious text should be preserved and maintained, and the cultural identity of different communities. And now, Dr. Ambedkar ji and Gandhi ji, having heard this viewpoint, what are your thoughts on what Mr. Owaisi's concern regarding UCC is? Mr. Owaisi raises a significant point regarding the preservation of religious freedom, which are indeed guaranteed by our Constitution. However, let us not forget that the primary aim of a uniform civil code is to ensure equality and justice for all citizens, irrespective of their religion. Gandhi ji, your viewpoint on this? मिस्टर ओवैसी की रिलीजियस फ्रीडम के बारे में कंसर्न्स वैलिड हैं और वो डीपली रेजोनेट करते हैं उन प्रिंसिपल्स के साथ जिन्हें मैं रिस्पेक्ट और टॉलरेंस के रूप में प्यार करता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक टूल के रूप में देखा जाना चाहिए जो जस्टिस और इक्वालिटी को इंश्योर करे, न कि एक कल्चर को दूसरे पर इम्पोजिशन के रूप में। Now, thank you so much, Gandhi ji and Dr. Ambedkar, for your insightful remarks on this. Now, let's consider the stance of the current ruling government on UCC and the Bharatiya Janata Party, or the BJP, led by Prime Minister Narendra Modi, has been a strong proponent of implementation of UCC. Is he the current Prime Minister of our country? Yes, sir, he is a minister and he's from Gujarat, by the way. सुनकर अच्छा लगा। Yes. So, to provide you both of some context, BJP argues that the UCC is essential for the national integration and gender equality, as Sir rightly said. They believe that a common civil code will help in creating a cohesive society and eliminating the disparities of injustice prevailed in current personal laws, at least. Given this perspective from BJP and Prime Minister Modi, but still the presence of opposition to a good directive principle recommended step. What are your basic views on this, Dr. Ambedkar and Gandhi ji? I must admit I am unfamiliar with this Prime Minister Modi, but from what you describe, his stance on the Uniform Civil Code seems aligned with the principles we envisioned during the drafting of our Constitution. Ensuring that all citizens are treated equally under the law is a step towards realizing the principles of justice enshrined in our Constitution. Great point on it. Gandhi ji, respond or viewpoint on UCC, please. This Prime Minister Modi's vision for a uniform civil code appears to be rooted in a desire for unity and fairness, which I deeply respect. However, we must proceed with great care. India's strength lies in its diversity. Imposing such a code without the consent of the people would be contrary to the principles of democracy and non-violence that I hold dear. This is amazing. Now that I've introduced you to one of the most prominent political leader of our time, that is Prime Minister Modi, I would love to tell you guys about another popular PM. I want to introduce to another popular PM, Gandhiji's kind of daughter-in-law, or I must say daughter of Nehru, Prime Minister Indira Gandhi. Oh, Nehruji's daughter became Prime Minister? Yes, sir. She became Prime Minister. 1975 faced a political unrest for her. Growing opposition plus a court ruling that, invalid her election. Or restanding of her election. And Indira Gandhi declared a state of emergency at that. This period is simply known as the emergency, which was lasted for 1975 to 1977. I'd like to ask you both, or what are your thoughts on the emergency period declared by Indira Gandhi? The emergency, as you describe it, is a stark reminder of how easily the balance of power can be disturbed, leading to grave consequences for the nation and its people. Mahatma Gandhi, what are your remarks on the emergency period as I described it? ये खबर कि इंदिरा ने इमरजेंसी घोषित की है वाकई में डिस्ट्रेसिंग है। इंदिरा, जिसे मैंने बचपन में जाना था, इस तरह का ड्रास्टिक स्टेप लेते हुए मुझे गहरे दुख की भावना से भर देती है। जबकि मैं पॉलिटिकल टर्मोइल की चैलेंजेस को समझता हूँ, ऑथोरिटेरियन मेजर्स की ओर रिजॉर्टिंग कभी भी उत्तर नहीं है। डेमोक्रेसी का पाथ डिफ़िकल्टीज से भरा है, लेकिन यह सिर्फ इसके प्रिंसिपल्स के एडहिरेंस के माध्यम से है कि हम वास्तव में लोगों की सेवा कर सकते हैं।
No, sir, most definitely. Now I would not want you guys to be uncomfortable by the discussion. So the Babri Masjid dispute was highly contentious issue of India at a time, and all this gives you picture of the question that I want to ask now, that what in the Places of Worship Act, which was draconian, and even the Waqf Act, which is draconian, all of this came after your death. But what are your views on it? What are your defense views? Because personally, I feel there is some disagreement of you both with. Please, sir, starting with Dr. Ambedkar. Regarding the Waqf Act, which governs the administration of Waqf properties, it is crucial to understand its intent was to manage these properties for the benefit of the community. If there are issues with its implementation, reform, better governance, not necessarily a rejection of the act itself. Okay. Gandhiji, what are your views on it? Do you agree with Ambedkar ji or me on this? लॉन्ग मुस्लिम रूल इन इंडिया हमारी शेयर्ड हिस्ट्री का हिस्सा है और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों थे, जैसे किसी भी अन्य पीरियड में होते हैं। इस हिस्ट्री को एक्नॉलेज करना क्रूशल है, बिना इसे हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर एक्शंस को एक डिवाइसिव मैनर में डिक्टेट करने दिए। हमें उन वैल्यूज़ पर फोकस करना चाहिए जो हमें यूनाइट कर सकती हैं, ट्रूथ, नॉन वायलेंस और कंपैशन। ऑल्दो मैं स्टिल आप दोनों से कहीं ना कहीं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ आप किस कॉन्टेक्स्ट से आते हैं यार, आपकी जो बातें हैं उसमें वो कॉन्टेक्स्ट होता है। सो आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट लाइक द प्रिविलेज दैट आई एम गेटिंग टू इवन डिसएग्री टू योर पॉइंट इज समथिंग दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे सौभाग्य मिला कि मैं आपसे डिसएग्री कर पाता, तो वही बात मेरे लिए बहुत बड़ी है। एंड आपको इस डिस्कशन डिबेट जो हमने की उसके ऊपर कैसा लगा, मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा। प्लीज टेल मी सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डिस्कशन, दैट डू यू एंजॉय इट? Sneh, this discussion has been both enlightening and thought-provoking. Being brought directly from my time to 2024 and engaging with you on such a contemporary issue has been an extraordinary experience. It is heartening to see young minds like yours actively participating in the democratic process and questioning the status quo. Your respect for dialogue and your commitment to understanding complex issues are admirable. This conversation reaffirms my belief in the enduring power of reasoned debate to shape a just and equitable society. Thank you for this opportunity to connect across time and explore the principles that continue to guide us. स्नेह, अपने युग से आज के दिन में आना और आपके साथ इस मीनिंगफुल डायलॉग में एंगेज होना एक अनोखा, एक मूविंग एक्सपीरियंस रहा है। आपके थॉटफुल क्वेश्चंस और रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट उस स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और ओपननेस को एम्बॉडी करते हैं जो किसी भी समाज की प्रोग्रेस के लिए एसेंशियल है। ये डिस्कशन एक रिमाइंडर रहा है कि ट्रूथ, नॉन वायलेंस और कंपैशन का एंड्यूरिंग इम्पोर्टेंस बना रहता है, भले ही हमारे आसपास की दुनिया बदल रही हो। मैं आपकी करेज और अंडरस्टैंडिंग और हार्मनी की तलाश में आपकी डेडिकेशन की कमेंड करता हूँ। इस टाइमलेस कॉन्वर्सेशन में शेयर करने के इस रिमार्केबल अपॉर्चुनिटी के लिए धन्यवाद। नहीं, pleasure is all mine, sir. And to all the viewers, let me know in the comments what you guys think about the particular debate, and I'd love to have more debates on such particular topics. And for more political and curious content, subscribe to this channel and let me know which more debates would you like to see on this particular channel. Thank you so much.